प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ क्या बोलो बेटा, सिक्योरिटी। डन करें बेटा। ये पूरा का पूरा चैप्टर कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 23 से चालू होके सेक्शन नंबर बेटा 42 पे जाके खत्म होता है। तो आप मेरे साथ नोट कर लो बेटा, ये मैं आपके लिए लिखवा रहा हूं, ये सारे बच्चे लिख चुके हैं। 23 से लेकर 42, इस पूरे चैप्टर में बेटा जो फॉर्म नंबर आपको पढ़ना है उसका नाम रहेगा पास। पास, PAS, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी से शॉर्ट फॉर्म लिया गया है पास। और इस पूरे चैप्टर में बेटा एक रूल पढ़ना है आपको जिसका नाम है कंपनी ब्रैकेट में प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी, मैंने AOS लिख दिया बेटा शॉर्ट में। प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी रूल 2014 बेटा, ये आपको फॉर्म नंबर पढ़ना है, ये आपको बेटा फॉर्म नंबर पढ़ना है। डन करें। अब एक बात और समझिए, नाउ यू आर रेडी कि मैं आपके साथ अपनी क्लास की बेटा शुरुआत कर सकता हूं। एक बात और आपको जाननी है, नोट कर लिया आपने? सवाल है कि सर ये चैप्टर आखिर है क्या? तो बेटा एक बात आप याद रखना, हमारे देश में कोई भी कंपनी जब पब्लिक एट लार्ज के पास अपनी सिक्योरिटी लेकर जाती है तो उसको एक डॉक्यूमेंट इश्यू करना पड़ता है जिसको हम प्रोस्पेक्टस कहते हैं। मैं रिपीट करता हूं, कोई भी कंपनी जब पब्लिक एट लार्ज के पास अपना डॉक्यूमेंट लेकर जाएगी तो बेटा उसको एक डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ता है। जब भी कोई पब्लिक एट लार्ज को सिक्योरिटी दिया जाएगा तो एक डॉक्यूमेंट इशू होगा, उसी डॉक्यूमेंट को हम प्रोस्पेक्टस कहते हैं। पब्लिक बेटा जब प्रोस्पेक्टस को सब्सक्राइब करती है ना तो उसमें एक एप्लीकेशन होता है, वो एप्लीकेशन कंपनी को देती है, तो कंपनी सिक्योरिटी को अलॉट करती है। दैट्स व्हाई बेटा चैप्टर नेम इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। तो बेटा प्रोस्पेक्टस इनिशियल स्टेज होता है, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी बेटा सब्सिक्वेंट स्टेज होता है। क्या ये बात क्लियर है क्या? अब यहां पर सुनो बेटा, मैंने इन बच्चों को प्रीवियस क्लास में प्रोस्पेक्टस का बेटा डेफिनेशन लिखवाया था। मैंने प्रोस्पेक्टस का डेफिनेशन लिखवाया था सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 70 में। बेटा लिखवा दिया था ना या नहीं लिखवाया था? लिखवाया था ना, ये वाला डेफिनेशन। अगर आप ध्यान दो तो ये वाला डेफिनेशन बेटा, ये वाला, दैट इज प्रोस्पेक्टस मींस एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज प्रोस्पेक्टस, और ये इंक्लूड करता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस 32 में, सेल्फ प्रोस्पेक्टस 31 में, नोटिस, सर्कुलर या एडवर्टाइजमेंट या कोई भी डॉक्यूमेंट बेटा जो इनवाइट कर रहा है पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए सिक्योरिटी ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। बेटा ये बात लिखवाई थी नहीं लिखवाई थी? लिखवा दिया था। तो अब हम इसके बाद कुछ नहीं लिखवाए थे शायद, तो इसके बाद की अब हम क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। डन करें। तो बेटा आप एक लाइन में समझो, आपका एक डेफिनेशन खत्म हो गया है प्रोस्पेक्टस का। क्या ये बात क्लियर है ना? जब आप यहाँ के स्टूडेंट बन जाओगे एम इंस्टीट्यूट का तो प्रॉपर बेटा आपको ऐप का एक्सेस दिया जाएगा। ये जो एक क्लास निकल गई है ना, वो एक क्लास बेटा आप ऐप में देख लेना। आज की क्लास को समझने के लिए प्रीवियस क्लास की कोई जरूरत नहीं है, जो बेसिक बात मुझे बतानी थी वो मैंने बता दिया है। तो आप बिल्कुल जीरो लेवल से मेरे साथ क्लास की शुरुआत कर सकते हो। जो बात आज की क्लास में बताऊंगा बेटा वो आपको भी नहीं पता, इनको भी नहीं पता। डन करें? पक्का 100%? शुरू करें बेटा, चलिए। तो हम फाइनली बेटा आज की क्लास की अपनी शुरुआत करते हैं। एक बार मैं प्रीवियस क्लास को रिवाइज कर दूं। मैंने आपको बताया था बेटा प्रोस्पेक्टस एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है। आवाज दो बेटा, प्रोस्पेक्टस क्या होता है? जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू कंपनी बेटा सिक्योरिटी देती है किसको? पब्लिक एट लार्ज को। अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से, बेटा तुम लोगों ने CSET में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, CSEET में, कि एक होता है ऑफर, एक होता है इनविटेशन टू ऑफर। आप लोगों ने बेटा जब CSEET में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा तो आपके टीचर ने जरूर एक बात बताई होगी कि बेटा एक होता है ऑफर और एक होता है इनविटेशन टू ऑफर। बेटा मुझे बताओगे क्या कि दोनों में क्या फर्क है, ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में? बेटा ऑफर का एक स्टेप पहले होता है इनविटेशन टू ऑफर। याद रखिएगा, मैंने एक स्टेटमेंट बोला आई वांना मैरी, मैं शादी करना चाहता हूं, और मेरा दूसरा स्टेटमेंट आई वांना मैरी, विल यू मैरी मी, मैं शादी करना चाहता हूं, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? बेटा ये जो दो स्टेटमेंट मैंने बोला ना, एक स्टेटमेंट ऑफर है, दूसरा स्टेटमेंट इनविटेशन टू ऑफर है। अब आप मुझे बताइए कौन सा ऑफर है? आई वांना मैरी, ये ऑफर है बेटा, इनविटेशन टू ऑफर है। और दूसरा बेटा आई वांना मैरी, विल यू मैरी मी, ये क्या है? बेटा याद रखिएगा, जब भी कोई बंदा केवल स्टेटमेंट देता है, सामने वाले के रिप्लाई से उसका कोई मतलब नहीं है, हम कहते हैं बेटा ये इनविटेशन टू ऑफर है। क्या है बोलो बेटा? लेकिन जब भी कोई इनविटेशन टू ऑफर दिया जा रहा है इस इंटेंशन से कि सामने वाला हाँ बोले, तो कहा जाता है वो ऑफर है। जैसे मैंने बोला ना बेटा आई वांना मैरी, विल यू मैरी मी, तो मेरी ये इंटेंशन थी कि सामने वाली पार्टी हाँ बोले। वो हाँ बोले या ना बोले वो एक अलग बात है, लेकिन मेरी इंटेंशन थी कि वो हाँ बोले। तो बेटा याद रखना, मेयरली डिक्लेरेशन ऑफ विलिंगनेस, अपनी चाहत बताना, क्या है बेटा ये?
इनविटेशन टू ऑफर। लेकिन बेटा डिक्लेरेशन ऑफ विलिंगनेस विद व्यू टू कंसेंट ऑब्टेन करना, ये क्या है बेटा? अब आप सोच के बताना कि जब कोई कंपनी बेटा प्रोस्पेक्टस इशू करती है पब्लिक को कि आप इसे सब्सक्राइब करिए और आप हमारे सिक्योरिटी को परचेस करिए, तो बेटा प्रोस्पेक्टस इशू करना ऑफर है या इनविटेशन टू ऑफर है? इनविटेशन टू ऑफर है बेटा। यहां से एमसीक्यू क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, इस बात को याद रखिएगा। कंपनी बेटा जो प्रोस्पेक्टस इशू करती है ना पब्लिक को कि आप लो और लो के हमारे सिक्योरिटी को सब्सक्राइब करो, इट इज नॉट एन ऑफर, इट इज एन इनविटेशन टू। तो सुनिएगा बेटा, बोला गया है आगे कि प्रोस्पेक्टस इज नॉट एन ऑफर इन इटसेल्फ, बट क्या बोलो बेटा? इनविटेशन टू, हाँ, एप्लीकेशन फॉर शेयर जो है बेटा वो क्या बनेगा? ऑफर। और अलॉटमेंट अमाउंट्स टू क्या बोलो बेटा? एक्सेप्टेंस। जब आप प्रोस्पेक्टस दोगे, उस प्रोस्पेक्टस में बेटा एक एप्लीकेशन होता है, जब पर्सन एप्लीकेशन फिल करके कंपनी को देगा वो ऑफर है, और कंपनी बेटा जब अलॉटमेंट करेगी तो बेटा उसे क्या कहा जाएगा? एक्सेप्टेंस। क्या ये बात क्लियर है क्या? एक बात और समझिए, ये बात हो चुकी है बेटा इसलिए मैं इसको हटा रहा हूं। एक बात और समझो, मैंने आपको एक वर्ड बोला था बेटा, मैंने आपको एक वर्ड बोला था कि प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट होता है। क्या होता है बेटा? तो बेटा डॉक्यूमेंट रिटन होता है या ओरल होता है? रिटर्न होता है। क्या होता है बेटा? बोलो। तो एक बात बताइए, प्रोस्पेक्टस का रिटर्न होना जरूरी है या प्रोस्पेक्टस बेटा ओरल भी हो सकता है? प्रोस्पेक्टस का रिटर्न होना जरूरी है। बोलो बेटा क्या होना जरूरी है? अब मेरा एक और सवाल है, जब प्रोस्पेक्टस बेटा रिटर्न होना जरूरी है तो जितनी भी टीवी एडवर्टीजमेंट होता है क्या होता है? क्या इसको हम प्रोस्पेक्टस कंसीडर कर सकते हैं क्या? एक कंपनी ने बेटा न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट कराया कि आइए और आके हमारे सिक्योरिटी को सब्सक्राइब करिए, जबकि एक कंपनी ने बेटा टीवी एडवर्टीजमेंट करवा दिया कि सुनो पब्लिक आओ और आके मेरे सिक्योरिटी को सब्सक्राइब करो। इन दोनों में कौन सा प्रोस्पेक्टस माना जाए? टीवी एडवर्टीजमेंट या न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट, या कोई भी नहीं? आप मेरे सवाल समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? बेटा याद रखिएगा, मैं धीरे धीरे आपके लेवल को अप करना चाहता हूं। कानून जब आप पढ़ने बैठे तो कानून को डीप रिसर्च किया जाता है। कानून को कभी भी ऐसे नहीं पढ़ा जाता बेटा कि ऊपर ऊपर से आप कानून पढ़ो और पढ़ के चले जाओ। तो मैं धीरे धीरे आपके लेवल को बेटा अप करना चाहता हूं। हमारे देश में ऐसे भी टीचर होते हैं जो कानून को बेटा ऊपर ऊपर से बच्चों को पढ़ा कर भेज देते हैं। मैं ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ाना चाहता हूं, मैं बेसिकली डीप रिसर्च करना चाहता हूं। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है बेटा 4 नंबर का, दिसंबर अटेम्प्ट 2023, 4 नंबर का क्वेश्चन था कि बताइए न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट को और टीवी एडवर्टीजमेंट को प्रोस्पेक्टस माना जाता है या नहीं माना जाता? तो मैं आपसे यह सवाल पूछ रहा हूं, आपने ही बोला कि प्रोस्पेक्टस इज अ डॉक्यूमेंट, प्रोस्पेक्टस इज अ, और डॉक्यूमेंट होता है रिटर्न। तो एक कंपनी ने बेटा न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट करवाया कि पब्लिक आए और आके मेरे सिक्योरिटी को सब्सक्राइब करे, और दूसरा एक कंपनी ने बेटा टीवी एडवर्टीजमेंट करा दिया, न्यूज चैनल पे टीवी के सीरियल में एडवर्टीजमेंट करवा दिया। बताइए दोनों में से कौन सा प्रोस्पेक्टस है या दोनों ही प्रोस्पेक्टस नहीं है? क्या कहना चाहते हैं? यू कैन नॉट रिमेन एज अ साइलेंट। दो ही चीज होगी बेटा, गलत हो गया सही होगा। तो बेटा इसलिए आप लोग आंसर देने की कोशिश करो। सर बगल वाला बेइज्जती हो जाता है, बेटा बगल वाले से बेइज्जती होगी और वो बगल वाला उस लायक होता तो तुम्हारे बगल में बैठा होता। इसलिए कुछ शर्माना वरमाना नहीं है, आपको जो आंसर आ रहा है आप आंसर दीजिए। क्या कहना चाहते हो, आपका ओपिनियन क्या है? क्या दोनों प्रोस्पेक्टस नहीं है, उसमें से कोई एक प्रोस्पेक्टस है? एक प्रोस्पेक्टस है। हाउ मेनी सेज कि सर दोनों ही प्रोस्पेक्टस नहीं है? नो वन। हाउ मेनी सेज न्यूज़पेपर वाला प्रोस्पेक्टस है लेकिन टीवी चैनल वाला प्रोस्पेक्टस नहीं है? मेजोरिटी हैंड्स कमिंग। हाउ मेनी सेज दोनों ही प्रोस्पेक्टस है? नो वन। तो बेटा जो आप आंसर दे रहे हो यही आंसर भी है। ध्यान से सुनो क्या बोला गया। बोला गया बेटा कि प्रोस्पेक्टस मस्ट बी इन, क्या बोलो, as a oral invitation to subscribe for shares will not be considered as, आगे चलो बेटा, इसीलिए टेलीविजन या फिल्म एडवर्टीजमेंट क्या बोलो, कैन नॉट बी ट्रीटेड एज प्रोस्पेक्टस। बेटा यहां पर आके प्रोस्पेक्टस का कंप्लीट मीनिंग खत्म होता है। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बेटा डेफिनेशन कराया था, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, ये आप लिख लो पॉइंट नंबर 3, ये लिख लो 4 और ये लिख लो क्या बोलो बेटा 5। बेटा आपके लिए, क्योंकि आप पीछे में 2 पॉइंट नहीं लिखे थे तो आप डायरेक्टली ना इसको पॉइंट नंबर 1 2 3 करके नोट कर लो। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं? क्योंकि पिछली क्लास में जो 2 पॉइंट नोट कराया था वो आपने नहीं लिखा है, तो आप उसका स्पेस छोड़ दो और पॉइंट नंबर 3 4 5 आप नोट कर, आधा पेज का स्पेस छोड़ देना।
तो प्रोस्पेक्टस को लिखते भी रहो बेटा, और साइड बाय माइंड आप एक बात ध्यान रखिएगा, प्रोस्पेक्टस हमेशा रिटन डॉक्यूमेंट होता है। यही कारण है बेटा कि टीवी एडवर्टीजमेंट या फिल्म प्रोस्पेक्टस कंसीडर नहीं किया जाता। दूसरी बात, प्रोस्पेक्टस बेटा हमेशा इनविटेशन टू ऑफर होता है बेटा, ये ऑफर नहीं होता है। और तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि हमेशा रिटर्न होता है, ओरल बेटा नहीं होता। आपके एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है प्रोस्पेक्टस को लेकर। आपके पास टोटल बेटा ये 5 कंटेंट है। पहला जनरल मीनिंग, दूसरा डेफिनेशन, तीसरा रिटर्न वाला, चौथा टीवी वाला, और पांचवा क्या बोलो बेटा आपका दिस वन, दैट इज प्रोस्पेक्टस मस्ट बी रिटन एज कंपेयर टू ओरल। मैं उम्मीद करता हूं बेटा हो गया होगा आपका, और मैं आगे बढ़ जाऊं। यस, पक्का मूविंग फर्दर बेटा, चलें आगे, ठीक है जी, ओके। यहां पर बेटा हमारा प्रोस्पेक्टस का पूरा मीनिंग हो जाता है कंप्लीट, और मैं अब आपको लेकर चलता हूं बेटा आगे। कहां लेकर चलता हूं बेटा? आगे। और जैसे हम आगे बढ़ते हैं बेटा, हटा दूं ना इसको, हो गया है ना ये। यहां पर हमारा प्रोस्पेक्टस का पूरा कॉन्सेप्ट बेटा खत्म हो जाता है, और इधर देखो फाइनली अब हम इस पूरे चैप्टर को बेटा सेक्शन वाइज चालू करने जा रहे हैं। क्या चालू करने जा रहे हैं? तो इधर देखो बेटा सारे बच्चे ध्यान से, कंपनी लॉ पे अगर कभी भी आपको कमांड करना हो, कंपनी लॉ पे कभी भी अगर कमांड करना हो, तो कंपनी लॉ पढ़ने का तरीका है कि आप इसको सेक्शन वाइज पढ़िए। कैसे पढ़िए बेटा? बहुत सारे टीचर बेटा क्या करते हैं ना कि कंपनी लॉ को टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं। अरे भाई बच्चे को नहीं याद कि इस टॉपिक के बाद अगला टॉपिक कौन सा है, और इसमें डर होता है कुछ पॉइंट के छूट जाने का। सबसे आसान तरीका होता है कि आप कंपनी लॉ को सेक्शन वाइज पढ़िए, सेक्शन 23, 24, 25, 26, 27, 28 एज सो ऑन। इससे होगा कि आपको एक एल्गोरिदम पता चलेगा, और दूसरा रिटेंशन पावर बढ़ जाती है। क्या बात क्लियर है क्या? याद रखिएगा साहब, यही पढ़ने का तरीका होता है कंपनी लॉ। तो मैंने इस चैप्टर के में बेटा प्रोस्पेक्टस की बेसिक बातें कंप्लीट करा दी है। अब मैं फाइनली इस चैप्टर को बेटा सेक्शन वाइज शुरू कर रहा हूं। क्या शुरू कर रहा हूं? मैं एक बार लास्ट आपसे रिपीट कर दूं। सबसे पहला टॉपिक हमारा इस चैप्टर का खत्म होता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोस्पेक्टस। क्या बोले बेटा? व्हाट डू यू मीन बाय। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए बेटा, आपके पास लिखने के लिए कितने कंटेंट है? 5। पहला प्रोस्पेक्टस का जनरल मीनिंग, पिछली क्लास में लिखवाया था। 2 प्रोस्पेक्टस का डेफिनेशन, पिछली क्लास में लिखवाया था। आज की क्लास में पॉइंट नंबर 3 इन्विटेशन टू ऑफर है, ऑफर नहीं है। पॉइंट नंबर 4 बेटा रिटर्न में होगा, ओरल। और पॉइंट नंबर 5 टीवी या फिल्म एडवर्टाइजमेंट को बेटा प्रोस्पेक्टस। लॉक करे बेटा एवरीवन। शुड आई मूव फर्दर? आगे चलिए, हम फाइनली इस चैप्टर को शुरू करते हैं सेक्शन वाइज। सबसे पहला सेक्शन शुरू करते हैं बेटा इस चैप्टर का 23। हेडिंग डालिएगा सारे बच्चे बेटा। सेक्शन नंबर 23 का हेडिंग है मोड ऑफ इशू ऑफ सिक्योरिटी, मोड ऑफ इशू ऑफ सिक्योरिटी बाय कंपनी। बेटा इसी सेक्शन 23 को एक और हेडिंग के नाम से जाना जाता है, पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। 2 हेडिंग के नाम से जाना जाता है, पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। इस 2 नाम से जाना जाता है सेक्शन नंबर बेटा 23 को। मोड ऑफ इशू ऑफ सिक्योरिटी बाय कंपनी, और दूसरा बेटा पब्लिक इशू एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 23। हेडिंग है बेटा, ये डाल दिया हेडिंग आपने।
अब आओ और आके मेरी बात बेटा तसल्ली से सुनो, कोई बच्चा नोट नहीं करेगा, सिर्फ मेरी बात बेटा ध्यान से सुनना। पहले मैं आपको समझाता हूं, लिखने वाला काम हम बाद में करेंगे, बहुत ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात क्या है सर, सेक्शन नंबर 23 और ये किस चीज के बारे में बात करता है? देखो बेटा सेक्शन नंबर 23, आप लोग पहली बार जीवन में कंपनी लॉ को पढ़ना चालू कर रहे हो। एक बात सुन लो, लॉ पढ़ने का सिंपल रूल होता है, सेक्शन को पहले समझिए। एक बार बेटा सेक्शन समझ आ गया ना, उसके बाद उसकी जितनी भी थ्योरी है उसको याद करना आसान हो जाता है। जिस दिन आपने सेक्शन को कॉम्प्रोमाइज करना चालू किया, उस दिन बेटा लॉ तुम्हें बिजनेस स्टडी की तरह लगेगा, हाथ रख के याद करना पड़ेगा। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि अगर आप लॉ को बेटा समझ के लिखोगे, समझ के, तुम्हें जीवन में कभी भी लॉ को याद नहीं करना पड़ेगा। मैंने आपको पहली क्लास में बोला था कि मुझे लॉ कंठस्थ याद है, कंठस्थ। अगर आप मुझसे बोलोगे कि सर सेक्शन नंबर 24 म्यूजिक चालू करो, मैं बेटा कंप्यूटर की तरह बोलना चालू कर दूंगा। अगर आप मुझसे बोलोगे सेक्शन नंबर 470 बोलना चालू कर दूंगा। उसके पीछे का क्या रीजन है? क्या मैंने उसको रटा है? नहीं, रटा नहीं है बेटा, मैंने उसको समझा है। तो जब कॉन्सेप्ट को समझ के याद करोगे तो याद करना बेटा आसान हो जाएगा। इसीलिए आप सेक्शन को समझिए, लिखिएगा मत। जब लिखने की बात आएगी मैं खुद ही बोल दूंगा लिखने के लिए, समझना बेटा। सेक्शन नंबर 23 कहता है कि हमारे देश में कौन सी कंपनी कितने तरीके से सिक्योरिटी इश्यू कर सकती है। आप बोलोगे सर मैं कुछ समझी नहीं, मैं आपको समझा रहा हूं। हमारे देश में कंपनी बेटा दो तरीके की होती है मेनली, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। हमारे देश में पब्लिक कंपनी कितने तरीके से सिक्योरिटी इश्यू कर सकती है और प्राइवेट कंपनी कितने तरीके से इश्यू कर सकती है, इसी को सेक्शन नंबर 23 में एक्सप्लेन किया गया है। दैट्स व्हाई सेक्शन 23 का हेडिंग है मोड ऑफ इश्यू ऑफ सिक्योरिटी बाय कंपनी, अर्थात कंपनी को सिक्योरिटी इश्यू करने के कितने मोड है। मोड मतलब तरीका। सेक्शन नंबर 23 कहता है बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सेक्शन नंबर 23 कहता है कि आप इसके नीचे 3 एरो चलाइए। मत चलाना बेटा, सिर्फ समझो। सबसे पहले आप पब्लिक कंपनी को अलग करो, कम ऑन एवरीवन, किसको अलग करो बेटा? दूसरा, आप प्राइवेट कंपनी को अलग करो, किसको अलग करो बेटा? और तीसरा, इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च किया जिसका नाम रखा ओवरसीज डायरेक्ट लिस्टिंग। क्या बोलो बेटा? यस, ओवरसीज डायरेक्ट लिस्टिंग। बेटा याद रखिएगा, ये वाला प्रोविजन पहले सेक्शन 23 में नहीं था। इसको ना अमेंड करके ऐड किया गया है, और वो ऐड किया गया है 30 अक्टूबर 2023 को। 30 अक्टूबर 2023। बेटा ये वाला प्रोविजन पहले नहीं था सेक्शन 23 में, इसको बाद में अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है 2023 में, कोविड के बाद। और जब से बेटा ये अमेंडमेंट आया है, याद रखिएगा, तब से सेक्शन 23 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। आपके एग्जाम के लिए बेटा ये सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या ये बात क्लियर है क्या? अब आगे सुनो। लॉ कहता है कि प्राइवेट कंपनी हमारे पब्लिक कंपनी हमारे देश में 4 तरीके से सिक्योरिटी इशू कर सकती है। कितने तरीके से बोलो बेटा? सारे बच्चे बोलेंगे। पब्लिक कंपनी हमारे देश में कितने तरीके से सिक्योरिटी इशू करेगी? बेटा पहला तरीका है इशू करने का, जिसको कहते हैं पब्लिक ऑफर। क्या बोलो बेटा? और कंपनी जब भी पब्लिक ऑफर करेगी उसको क्या इशू करना पड़ेगा? प्रोस्पेक्टस। पहला तरीका। दूसरा तरीका होता है बेटा, पब्लिक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है। कम ऑन एवरीवन, क्या कर सकती है? बेटा मैंने प्रीवियस क्लास में ही आपको बताया था, अभी सुन लो, कि पब्लिक ऑफर का मतलब होता है सिक्योरिटी पब्लिक एट लार्ज के पास जाना है, जनरली मोर देन 200। आवाज दो बेटा, मोर देन 200। लेकिन जब आप सिक्योरिटी सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को देते हो, पब्लिक एट लार्ज को नहीं देते, तो हम उसे कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। और बेटा प्राइवेट प्लेसमेंट मैक्सिमम कितने लोगों को होता है? तो बेटा यहां पर मैक्सिमम 200 लोग होंगे, जबकि यहां पे 200 से ज्यादा है ना। 200 से ज्यादा होंगे तो हम क्या कहेंगे? पब्लिक ऑफर। और बेटा उससे कम होंगे तो क्या कहेंगे? पब्लिक ऑफर करोगे तो क्या करना पड़ेगा? प्रोस्पेक्टस। बेटा प्राइवेट प्लेसमेंट करोगे तो करना पड़ेगा प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर। क्या बोलो बेटा? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर। ये दूसरा तरीका है बेटा। पब्लिक कंपनी तीसरा तरीका अपना सकती है सिक्योरिटी इशू करने का, और उसको कहते हैं बेटा राइट इशू। कम ऑन एवरीवन, क्या कहते हैं? या फिर बेटा बोनस इशू। मतलब पब्लिक कंपनी बेटा राइट इशू या बोनस इशू भी दे सकती है। राइट इशू या बोनस इशू एग्जिस्टिंग इंप्लॉय को दिया जाता है बेटा।
किसको दिया जाता है? पब्लिक ऑफर किसको दिया जाता है? पब्लिक को। प्राइवेट प्लेसमेंट किसको दिया जाता है? सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को, रामेन, श्याम, मोहन, सीता, गीता एक्सेट्रा। जबकि बेटा राइट इश्यू और बोनस इश्यू किया जाता है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को। अच्छा, राइट इश्यू और बोनस इश्यू में जो डॉक्यूमेंट दिया जाता है ना बेटा, हम उसको कहते हैं लेटर ऑफ ऑफर। क्या कहते हैं? LOO। क्या कहते हैं बेटा? बोलो, लेटर ऑफ ऑफर। उसके बाद बोला गया चौथा तरीका कि सर पब्लिक कंपनी एनी सिक्योरिटी इशू कर सकती है। आवाज दो बेटा, क्या? एनी सिक्योरिटी इन मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय सेबी। क्या बोलो बेटा? इन मैनर, यस, मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय, क्या बोलो बेटा? सेबी। मतलब लास्ट में बोला गया कि पब्लिक कंपनी हर उस तरीके से सिक्योरिटी इशू कर सकती है जो हमें सेबी बताएगा। कौन बताएगा? बोलो, क्योंकि लिस्टेड कंपनी को रेगुलेट करने वाला कौन होता है? बोलो बेटा, सेबी। तो सेबी जैसे बोलेगी वैसे मैं सिक्योरिटी को इशू कर सकता हूं। डन करें तो सारे बच्चे बोलेंगे सेक्शन 23 कितने पार्ट में डिवाइड करिए? पहला बेटा पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ओवरसीज डायरेक्ट लिस्टिंग। आगे चलो बेटा, पब्लिक कंपनी कितने तरीके से सिक्योरिटी इशू करेगा? 4। बोलो, पब्लिक ऑफर, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू, बोनस इशू, मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय। लॉक करे बेटा। आगे चलो, कहा गया कि प्राइवेट कंपनी कितने तरीके से सिक्योरिटी इशू कर सकती है? तो कहा गया है कि प्राइवेट कंपनी केवल और केवल 2 तरीके से सिक्योरिटी इशू कर सकती है। केवल और केवल। सर कौन सा 2 तरीका? इधर देख बेटा, सबसे पहला प्राइवेट प्लेसमेंट। कम ऑन एवरीवन, क्या बोलो बेटा? प्राइवेट प्लेसमेंट। और दूसरा होता है बेटा राइट इशू या फिर क्या बोलो? बोनस इशू। राइट इशू या क्या बोलो बेटा? बेटा मैं दूसरे शब्दों में बोलूं तो प्राइवेट कंपनी को पब्लिक ऑफर करना अलाउड? आवाज दो। प्राइवेट कंपनी को पब्लिक ऑफर इशू करना अलाउड? या सेबी वाला मैनर भी अलाउड? लॉक करे क्या? पक्का बेटा बोलो 100%। तो प्राइवेट कंपनी हमारे देश में इतने तरीके से सिक्योरिटी इशू कर सकती है। अब सुनो बेटा, ये जो ओवरसीज डायरेक्ट लिस्टिंग का कॉन्सेप्ट है ना, इसको बेटा मैं सेपरेट एक्सप्लेन करूंगा। क्या करूंगा? लेकिन तुम यहां पर केवल एक लाइन समझ लो कि कहा गया है सर्टेन टाइप्स ऑफ कंपनी, जिसको सर्टेन क्लास ऑफ कंपनी कहा गया है। क्या कहा गया बेटा? सर्टेन क्लास ऑफ कंपनी बेटा डायरेक्ट, क्या बोलो? डायरेक्ट मे इशू सिक्योरिटी, क्या बोलो बेटा? मे इशू आउटसाइड इंडिया। क्या बोलो बेटा? याद रखिएगा सेक्शन नंबर 23 का सबसेक्शन 3 अलाउ करता है कि हमारे देश में कुछ कंपनी ऐसी होती है जो अपनी सिक्योरिटी को डायरेक्टली आउटसाइड इंडिया इशू कर सकती है। कहां बोलो बेटा? डायरेक्टली आउटसाइड इंडिया। लेकिन याद रखना डायरेक्टली आउटसाइड इंडिया केवल वही कंपनी सिक्योरिटी इशू करती है जो सर्टेन क्लास है। और जानते हो बेटा ये सर्टेन क्लास सेबी बताती है। कौन बताती है? बोलो बेटा। यस। आप बोलोगे सर जिसको सेबी ने नहीं बताया वो कैसे इशू करती है? बेटा वो डायरेक्ट सिक्योरिटी आउटसाइड इंडिया इशू नहीं करती, मीडियोकर को पकड़ती है। किसको पकड़ती है? जिसको हम लोग स्टॉक मार्केट इंटरमीडियरी कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? स्टॉक मार्केट इंटरमीडियरी। बेटा मैं इसको ना डिटेल में समझाऊंगा, ये इतना आसान टॉपिक नहीं है कि मैं एक लाइन में आपको समझा दूं। वो तो बस फ्लो बनाए तो मैं लगे हाथ समझा दिया। क्या बोलो बेटा? सर्टेन क्लास ऑफ कंपनी, कौन बताएगा? सेबी। वो अपनी सिक्योरिटी इशू कर सकती है डायरेक्टली आउटसाइड। बाकी सारी कंपनी अगर आउटसाइड इंडिया जाना चाहती है तो उसको किसको हायर करना पड़ेगा? स्टॉक मार्केट इंटरमीडियरी को, मतलब मीडियोकर को। बेटा जो स्टॉक ब्रोकर होते हैं, जो रजिस्ट्रार टू इशू होते हैं, शेयर ट्रांसफर एजेंट होते हैं, डिपॉजिटरी होते हैं, इन लोगों को हायर करना पड़ता है। बताऊंगा मैं आपको कैसे। क्या ये बात क्लियर है क्या? ये बात जो मैंने आपको समझाया है ना बेटा, इसी बात को तुम्हारे किताब में लिख दिया गया है। बस मैंने थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझा दिया है और यहां पर बेटा गंदे तरीके से लिखा गया है। दिस इज द डिफरेंस। सेक्शन 23 आपके दाहिने हाथ में आता है। आइए मैं आपको समझाता हूं, जहां अच्छा लगे वहां से बेटा लिख लेना। ये देखिए सबसे पहली बात किसके लिए बोला गया है? मे इशू सिक्योरिटी आइदर, या तो पब्लिक थ्रू क्या बोलो बेटा? दूसरा प्राइवेट प्लेसमेंट, तीसरा राइट इशू और बोनस इशू, चौथा लिस्टेड कंपनी या कंपनी बेटा जो अपनी सिक्योरिटी लिस्ट करवाना चाहती है बाई कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ। लॉक करें। आगे चलो बेटा, आगे चलिएगा। प्राइवेट कंपनी कितने तरीके से सिक्योरिटी दे सकती है? बोलो बेटा राइट इशू या, और नहीं तो क्या बोलो बेटा? और देखो आपका तीसरा पॉइंट क्या है? ओवरसीज डायरेक्ट लिस्टिंग, जिसका मैंने बोला था सेपरेट एक्सप्लेनेशन। यस नो? तो अब बेटा ये बताओ कि तुम इस पॉइंट को यहां से लिखोगे या फिर यहां से लिखोगे? यहां से, नोट से बेटा यहां से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं।
मैं आपको ओवरसीज डायरेक्ट लिस्टिंग का डिटेल एक्सप्लेनेशन लिखवा दूंगा। थोड़ा बेटा लिखने में आप लोग फास्ट रखिएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट आगे लेके चलना है। ओवरसीज डायरेक्ट लिस्टिंग वाले पॉइंट को बेटा अभी डिटेल में पढ़ना है, मैंने बस ओवरऑल आपको बता दिया, ओवरऑल समझा दिया। हाँ बेटा, आप लोग ओवरसीज डायरेक्ट लिस्टिंग पे आ गए हो क्या? इसको एक अलग से भी हेडिंग डलवाऊंगा मैं, ओवरसीज डायरेक्ट लिस्टिंग, लेकिन पहले आप इसको नोट कर लो, एक चीज मुझे और भी समझाना है। डन एवरीवन? हो गया बेटा? ये यहां तक आपके मन में अगर कोई सवाल हो मोस्ट वेलकम, नहीं तो बेटा मैं आगे बढ़ता हूं। चलो आगे। यस, चलिए अब यहां पर मेरी बात सुनो बेटा एवरीवन। अभी मैं ओवरसीज डायरेक्ट लिस्टिंग पे नहीं जा रहा, अभी बेटा मैं यहीं पे हूं। प्राइवेट प्लेसमेंट का बेटा कोई फर्दर डिवीजन नहीं होता। राइट इशू और बोनस इशू का भी बेटा कोई फर्दर डिवीजन नहीं होता। बेटा यहां पे तो साफ साफ बोल दिया गया है, जैसे सेबी बताएगी वैसे सिक्योरिटी इशू होगा। तो अगेन बात खत्म, जब सेबी बताएगी तो बताएगी। लेकिन बेटा याद रखिएगा, पब्लिक ऑफर ना फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइडेड होता है। ध्यान से सुनना, पब्लिक ऑफर फर्दर बेटा कितने कैटेगरी में डिवाइडेड होता है? आप अगर नोटबुक में देखोगे तो यहां पे लिखा भी है, ये देखो बेटा, पब्लिक ऑफर में भी इन द फॉर्म ऑफ, और देखो ये 3 कैटेगरी यहां पे दिया गया। आ जाइए बैक टू द कॉन्सेप्ट, इधर देखो बेटा, पब्लिक ऑफर फर्दर 3 कैटेगरी के होते हैं, जानते हो कौन कौन से? आईपीओ, दूसरा होता है एफपीओ, और तीसरा होता है बेटा ऑफर फॉर सेल। मैं चाहता हूं बेटा कि पहले मैं आपको ये तीनों के बारे में डिटेल बता दूं और फिर उसके बाद मैं हेडिंग डलवा दूंगा ओवरसीज डायरेक्ट लिस्टिंग। डन करें? तो आ जाओ बेटा नीचे, और जहां पर जगह हो वहां पे लिखिएगा पब्लिक ऑफर, पब्लिक ऑफर may be further divided, may be further divided into 3 कैटेगरी। पब्लिक ऑफर को बेटा फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। सर कौन कौन से 3 कैटेगरी? पूरे नोट्स को कवर करके बेटा 3 एरो चलाना, साथ साथ लिखिए, पूरे नोट्स को कवर करके बेटा 3 एरो चलाना। एक होता है बेटा इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफर,
मेरे बालक, इसको आईपीओ कहा जाता है। एक होता है बालक फर्दर पब्लिक ऑफर, मेरे बालक इसको एफपीओ कहा जाता है। और एक होता है बेटा ऑफर फॉर सेल, इसको बेटा ओएफएस कहा जाता है, ऑफर फॉर सेल, ओएफएस। अब ये है क्या, चैलेंजिंग पार्ट, ध्यान से सुनो बेटा। अब मत लिखना, मेरी बात सुनो हेडिंग डाल के, पहले सुन लो, समझ लो, इकट्ठा आप लिख लेना, मैं टाइम दूंगा आपको लिखने का। मेरे तरफ देखिए, कोई भी कंपनी बेटा जब पहली बार नई सिक्योरिटी लेकर मार्केट में जा रही है, मेरे शब्दों पे ध्यान देना, जब भी कोई कंपनी पहली बार अपनी न्यू सिक्योरिटी पब्लिक के पास लेकर जा रही है, कहा जाएगा आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल मतलब होता है फर्स्ट टाइम। जब भी कोई कंपनी नई सिक्योरिटी बार बार पब्लिक के पास लेकर जा रही है, एफपीओ, कॉल्ड एज फर्दर पब्लिक ऑफर। फर्दर मतलब आईपीओ के बाद जो आता है। यानी एक बात क्लियर है, आईपीओ हो या एफपीओ हो, इसमें हम लोग न्यू सिक्योरिटी इश्यू करते हैं। क्या इश्यू करते हैं बेटा? रुक जाओ, लिखना मत बेटा, सिर्फ सुनना। तो मैं कहना यह चाहता हूं बेटा कि आईपीओ जो होता है वो फर्स्ट टाइम टू पब्लिक होता है। क्या होता है बोलो बेटा? जैसे अभी अभी आप देखोगे तो फिजिक्स वाला का पब्लिक इश्यू आया है, हाँ या ना? पहली बार पब्लिक के पास, किसके पास बोलो बेटा? पहली बार। तो हम कहेंगे कि फिजिक्स वाला का आईपीओ आया है। क्या आया है बोलो बेटा? आगे, जब भी कोई कंपनी बेटा सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट टाइम जाती है, सेकेंड एंड क्या बोलो बेटा? सब्सिक्वेंट। तो बेटा याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं क्या बोलो? फर्दर पब्लिक ऑफर। फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा, विप्रो, इन्फोसिस, अडानी, अंबानी, इन लोग की कंपनी पहली बार पब्लिक के पास गई है, ऑलरेडी जा चुकी है। तो अब जितनी बार सिक्योरिटी आएगा बेटा, हम उसको क्या कहेंगे? एफपीओ। याद रखिएगा बेटा, यहां पर भी न्यू सिक्योरिटी इशूड बाय कंपनी होता है। आवाज दो बेटा, क्या होता है? न्यू सिक्योरिटी इशूड बाय क्या बोलो? और यहां पर भी बेटा क्या बोलिए? न्यू सिक्योरिटी इशूड बाय क्या होता है बोलो? एग्री करोगे क्या? अब आप बोलोगे कि सर यहां पर क्या होगा, तो अब यहां पर मेरी बात ध्यान से सुनो। सुनो बेटा, जब भी कोई कंपनी पहली बार या बार बार, आवाज दो, पहली बार या, तो बेटा ये तो बात ही खत्म हो गई ना, फर्स्ट टाइम या सब्सिक्वेंट टाइम। ऑफर फॉर सेल बेटा फर्स्ट टाइम भी हो सकता है, आवाज दो, ऑफर फॉर सेल बार बार भी हो सकता है। तो जब भी कोई कंपनी बेटा पहली बार या बार बार अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से सिक्योरिटी लेकर मार्केट में दे, कम ऑन एवरीवन, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से सिक्योरिटी लेकर न्यू सिक्योरिटी इशू ना करे, हम इसको कहते हैं ऑफर फॉर सेल। क्या कहते हैं बेटा? ऑफर फॉर सेल। तो याद रखिएगा मेरे बालक कि ऑफर फॉर सेल जो होता है वो फर्स्ट टाइम भी हो सकता है और बेटा सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट टाइम भी हो सकता है। एग्री करोगे क्या? फर्स्ट टाइम एंड क्या बोलो बेटा? सेकेंड एंड, सबसे बड़ी बात यहां पे, नो न्यू सिक्योरिटी इशूड, क्या बोलो बेटा? नो न्यू सिक्योरिटी क्या बोलो बेटा? इशूड। तो आप बोलोगे न्यू सिक्योरिटी नहीं होता तो क्या होता? तो होता क्या है बेटा कि कंपनी टेक सिक्योरिटी फ्रॉम एग्जिस्टिंग होल्डर, क्या बोलो बेटा? किससे? एग्जिस्टिंग होल्डर, एंड देन इशू टू मार्केट, क्या बोलो बेटा? एंड देन इशू टू मार्केट। हम इसको कहते हैं बेटा क्या बोलो? ऑफर फॉर। और याद रखिएगा, नथिंग आई विल लेफ्ट ओनली थियोरेटिकल। मैं जीवन में कुछ भी केवल थियोरेटिकल नहीं रखूंगा, मैं आपको इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा। आप पहले इसको नोट करो और मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा कि कंपनियां बेटा ऐसे करती है। क्या एग्जांपल दूंगा तुम्हें खुद समझ आ जाएगा, पहले आप इसको नोट कर लो।
हाँ सर, ऊपर करो बेटा। नहीं हुआ अभी ऊपर? ऊपर वाला नोट कर लिया ना आपने? ठीक है। डन एवरीवन? पक्का? अब आ जाओ, सवाल है कि सर आप ये जो कॉन्सेप्ट हमें बता रहे हो, क्या सर आप ये प्रूव कर सकते हो कि यस ऐसे ही होता है? हाँ बेटा, मैं इसको प्रूव भी कर सकता हूं। मेरे तरफ देखिए सारे बच्चे। हमारे देश में जब पेटीएम बेटा पहली बार पब्लिक ऑफर लेकर आई थी ना, पेटीएम कंपनी का नाम सुनते हो ना? पेटीएम करो इज द टैगलाइन। तो पेटीएम कंपनी जब पहली बार पब्लिक इश्यू लेकर आई थी तो उसका पब्लिक इश्यू बेटा 18,000 समथिंग करोड़ का था, जिसमें से 10,000 समथिंग करोड़ उसके प्रोमोटर विजय शेखर शर्मा ने बेचा, और 8,000 समथिंग करोड़ रुपया केवल और केवल बेटा क्या बोलो, पेटीएम ने नई सिक्योरिटी के तौर पर इश्यू किया था। मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं आपको, फिजिक्स वाला। फिजिक्स वाला का अगर आप पब्लिक इश्यू देखोगे तो बेटा ये पूरा का पूरा पब्लिक इश्यू समथिंग 38,000 समथिंग करोड़ मिलियन, 38,000 समथिंग मिलियन का है, जिसमें कंपनी ने कुछ सिक्योरिटी नया इश्यू किया है और कुछ सिक्योरिटी अपने प्रमोटर अलक पांडे और प्रतीक महेश्वरी से लेकर बेचा है। अगर आप देखना चाहते हो मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूं। याद रखिएगा बेटा, ये सारी बात बच्चों को पता होना चाहिए। आप लोग अब एग्जीक्यूटिव लेवल पे आ चुके हो और आपकी एजुकेशन हमेशा कॉर्पोरेट लाइफ से मैच होती हुई होनी चाहिए। अच्छा होता अगर सीएससीटी में आपके टीचर आपको बेटा और शार्प करके भेजते लॉ में, तो मेरे लिए काम आसान हो जाता। लेकिन याद रखिएगा, आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो जीरो से लेकर आपको हीरो तक लेकर आगे बढ़ सकता हूं। तो आप हर चीज को प्रैक्टिकली समझिए ताकि जब जरूरत आए तो इसको यूज कर सको आप लोग। क्या बात क्लियर है क्या? तो बेटा ये आपके सामने फिजिक्स वाला का प्रोस्पेक्टस, ये प्रोस्पेक्टस है बेटा, सेबी की वेबसाइट पे आ जाएगा, सही टाइम पे सही वक्त पे। ये देखो बेटा, लेकिन यहां पे तो मैं बहुत ज्यादा हाईलाइट करके आपको नहीं दिखा पाऊंगा, ज्यादा बेटर है कि मैं इसको किसी प्राइवेट वेबसाइट से ओपन करता हूं। बेटा ये आपका एवरेज प्रोस्पेक्टस है, इसके बारे में बात करूंगा। हाँ हाँ जी ठीक है बेटा, लीजिए ये आपका बेटा प्रोस्पेक्टस है जो कंपनी का पब्लिक इश्यू आया है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस प्रोस्पेक्टस में सबसे पहले लिखा है अजिंक्य जैन, ग्रुप जनरल काउंसिल एंड कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर। तो आप जो बनना चाहते हो बंदे का नाम बेटा ऑलरेडी लिखा हुआ है। क्या ये बात क्लियर है? तो काफी अच्छा और पावरफुल कोर्स कर रहे हो आप। इट्स टोटली डिपेंड कि तुम किस नॉलेज और स्किल के साथ इस कोर्स को क्वालिफाई कर रहे हो। अगर बेटा आप अच्छे नॉलेज के साथ इस कोर्स को क्वालिफाई करोगे तो विद फ्लाइंग कलर्स आप पेमेंट उठा के एक अच्छी कंपनी में जॉब सिक्योर कर सकते हो। और अगर बेटा आपने टाइम पास, आजकल तो बेटा मैं बोलूंगा कोविड के बाद सिचुएशन ऐसा हो गया है कि आधा से ज्यादा एजुकेशन तो यूट्यूब पे जा चुका है। याद रखिएगा ये सब चीजें अभी तो अच्छी लगती है, लेकिन जब आप बाद में ट्रेनिंग की तरफ जाओगे तो आपको पीछे ना तो आपका टीचर दिखेगा ना तो आपका कोई दोस्त दिखेगा। लेकिन ये बात बच्चों से तुम कितना समझाओगे? व्हाट डू मीन भाई? आप यहाँ पे जो ये 10 बच्चे बैठ के क्लास ले रहे हो, क्या लगता है आपको, क्या ये कोई फायदा है इस 10 बच्चों के क्लास लेने का? आंसर इज यस, फायदा है बेटा। आज से 2 साल बाद, ज्यादा दूर नहीं, 2 साल बाद तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत आएगी और आज से 3, साढ़े 3, 4 साल बाद तुम्हें जॉब की जरूरत आएगी। उस समय आपको जरूरत आएगी किसी से कोई सवाल पूछने का। आपके कंपनी में कोई ऐसा इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ का क्वेश्चन आएगा जो आप नहीं समझ पाओगे, और उस समय जरूरत आएगी दोस्तों की। क्योंकि क्यों, किससे पूछा जाता है? आप अपने पापा से पूछोगे कि बेटा कंपनी लॉ में ऑफर फॉर सेल बताना क्या है? पापा से नहीं पूछोगे बेटा, ये दोस्तों कलीग्स से पूछा जाता है। ये जितने भी ऑनलाइन एजुकेशन लेने वाले लोग हैं बेटा, कौन से कलीग्स को पकड़ेंगे? आपको पता भी नहीं है। ऑनलाइन में बेटा एक बार आपने पेमेंट इंस्टीट्यूट को कर दिया, उसके बाद उसकी असलियत निकल के सामने आती है। When once payment you made to the such company, जबकि फेस टू फेस में आपके साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टिल द लास्ट टाइम होता है, क्योंकि डेली आप मुझसे कांटेक्ट में रहते हो।
आज से अगर 1 महीने बाद भी मैंने आपसे मुंह चुराना चालू किया तो मैं चुरा ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे तो पढ़ाना है 6 महीने। आप मेरी बात समझ रहे हो क्या? दिस इज द बेनिफिट ऑफ फेस टू फेस एजुकेशन। ऑल टुगेदर बेटा समय के साथ हमें निकलना पड़ता है। और आप बोलोगे कि सर आप ऑनलाइन वालों की शिकायत कर रहे हो, मैं शिकायत नहीं कर रहा बेटा, मैं खुद भी ऑनलाइन पढ़ाता हूं। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक बात बोली थी कि आप इस भारत के सबसे टॉप क्लास की कंपनी का जो नाम जानते होंगे, वहां पर मैं ऑनलाइन में फैकल्टी हूं फॉर द लॉ एंड ऑडिट। अब वो क्योंकि हम लोग एक एम इंस्टीट्यूट में बैठे हैं तो मैं अपना नाम नहीं ले सकता। बाकी आप मेरे साथ कभी इंस्टा पे आओगे तो मेरे को उस इंस्टीट्यूट के ड्रेस पहने हुए भाषण देते हुए देख लोगे, बहुत सारी वीडियो है उसकी। तो मैं खुद भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हूं और इस देश की सबसे बड़ी कंपनी के साथ ऑनलाइन पे हूं। लेकिन फिर भी बेटा मैं बच्चों को बोलता हूं कि फेस टू फेस एजुकेशन कैन नेवर बी रिप्लेस्ड बाय द ऑनलाइन एजुकेशन, नेवर बी रिप्लेस्ड बाय। क्या ये बात क्लियर है क्या? तो इसलिए बेटा याद रखना, अभी आप जिस दोस्त से बात नहीं करते हो ना, इससे होता है कि अभी क्लासरूम में ना मेरी बॉन्डिंग इससे अच्छी है, और कभी कभी होता नहीं उससे मैं बात नहीं करूंगा, बहुत हरामी है, होता है ना। अभी आपके मन में आता है बेटा कि तुम लोग ग्रुप बाजी करते हो। आप मेरी बात को याद रखना, जब आप सीएस क्वालिफाई कर जाओगे और 2 साल बाद तुम लोग लिंक्डइन पे और naukri.com पे और इंस्टा पे उस बंदे को ढूंढोगे जाके, यार वो भी तो एक बंदा था ना, और ढूंढ के मैसेज भेजोगे कि आप कहां पे वर्किंग हो, आपकी कोई जॉब हो ना तो बताना। दिस इज द नेटवर्किंग, यही तो है नेटवर्किंग। तो इसीलिए बेटा एक वेल प्रोफेशनल बंदा वो होता है जो नेटवर्किंग कम्युनिकेट करके रखता है। क्या करके रखता है बेटा? नेटवर्किंग। और एक बेवकूफ बंदा होता है जो नेटवर्किंग में नहीं रखता, ग्रुपबाजी में रहता है। मैं एक फैकल्टी हूं फेस टू फेस, और आप जितने भी फैकल्टी का नाम जानते होंगे बेटा, उसमें 3 गुना ज्यादा फेस टू फेस बच्चों को मैं पढ़ाता हूं। मैं आपको एक मोटा मोटी बात बता दूं तो फेस टू फेस में मेरे पास अभी लगभग 160 बच्चे एक बैच के हैं। अरे सर आप चमका रहे हो, मैं चमका नहीं रहा बेटा, मैं आपको व्हाट्सएप में फेस टू फेस ग्रुप का बता सकता हूं। कोई भी बच्चा, जैसे अगर बेटा आप आगे रहते तो मैं आपको दिखाता, जैसे आप शायद हाँ बोल देना अगर आपको दिखे तो। आपको एक ग्रुप दिख रहा होगा, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस, दिख रहा है क्या? कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस का। और इसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर अगर आप जाके देखोगे तो बेटा आपको टोटल नंबर ऑफ मेंबर यहाँ पे दिख जाएंगे 104 मेंबर। ये एक बैच के फेस टू फेस के बच्चे 104। ऐसे ऐसे 3 बैच लेता हूं, और आज से 5 साल पहले जो बैच था ना, उस बैच के बच्चों से भी ग्रुप के थ्रू कांटेक्ट में रहता हूं। चूंकि बेटा दिस इज कॉल्ड नेटवर्किंग। हो सकता है कि अभी मुझे उस बच्चों की कोई जरूरत ना हो, राइट नाउ कोई जरूरत नहीं मुझे अपने बच्चों की। जो बच्चा सिलेबस कंप्लीट करके चला गया, कोई सवाल पूछा तो पूछा। लेकिन आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद बेटा याद रखिएगा, बच्चों को मेरी जरूरत नहीं है, मुझे उन बच्चों की जरूरत आएगी। काहे की जरूरत आएगी सर? अपने बच्चों को कहीं ट्रेनिंग में भेजना है, अपने बच्चों को कहीं जॉब पे भेजना है, अपनी कोई प्रैक्टिकल कॉर्पोरेट लाइफ का एग्जांपल आ गया। कभी कभी लॉ का ऐसा क्वेश्चन आता है बेटा जिसका सीधा लेना देना कॉर्पोरेट से है। अब वहां पे जो बेवकूफ टाइप के टीचर होते हैं वो बच्चों को बिना कॉर्पोरेट की बातों शेयर किए हुए लॉ पढ़ा देते हैं। लेकिन मैं आज भी अपने बच्चों से बेटा वो कॉर्पोरेट लाइफ एग्जांपल को डिस्कस करता हूं कि बेटा ऐसी कंपनी में कुछ सिचुएशन आई है क्या तेरे साथ, एंड दे सेड यस सर। तो बेटा कैसे हैंडल करते हो तुम लोग इसको? एंड आई टेक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड शेयर विद द स्टूडेंट। तो बेटा ये बेनिफिट होता है नेटवर्किंग का। किसका बोलो बेटा? इसीलिए आप लोग जिस भी ग्रुप में पढ़ते हो ना बेटा, हमेशा एक दूसरे के साथ रिलेशन बॉन्ड अप करके रखना चाहिए, क्योंकि आप लोग आगे चल के एक दूसरे को ट्रेनिंग में और एक दूसरे को जॉब में हेल्प करने वाले हो। और ये होगा, ये बात अभी तुम लोग इसको अंडररेटेड करोगे, आपको लगेगा अभी ये बंदा क्या ही बोल रहा है, क्योंकि इसकी जरूरत अभी आपने फील नहीं की। बाद में आपको लगेगा। आप सोचो ना, naukri.com वेबसाइट क्या है? नेटवर्किंग ही तो है, सारे प्रोफेशनल को एक जगह रखता है। बेटा लिंक्डइन क्या है? क्या है लिंक्डइन? बेटा नेटवर्किंग है, अलग अलग प्रोफेशनल को इकट्ठा रख रहा है, आप वहां पर किसी भी प्रोफेशनल बंदे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड नेटवर्किंग। और उसके लिए लोग आईडी बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। ये सब चीजें अभी से ही आपने सोचना क्या करना है, बोलो बेटा चालू कर देना है। फिलहाल तो ये जो फिजिक्स वाला कंपनी है, आप अगर फिजिक्स वाला का देखोगे तो बेटा टोटल पब्लिक इशू देखो, फ्रेश इशू साइज दिख रहा है क्या? फ्रेश इशू साइज कितना है बोलो बेटा? 31,000 मिलियन दिख रहा है ना? आगे चलो, ऑफर फॉर सेल कितना है बोलो बेटा? 3800 मिलियन। ये दोनों को मिलाकर बना है क्या बोलो बेटा? टोटल ऑफर। और ये कितना बना है बेटा? 34,800। दैट इज टोटल ऑफर। और टोटल ऑफर में कितने हैं बेटा? बोलो दो, एक फ्रेश है और एक क्या है बोलो बेटा? ऑफर।
तो बोलो ना, फिजिक्स वाला पहली बार पब्लिक इशू लेकर आ रही है, बार बार, पहली बार, पहली बार। तो बेटा ये फ्रेश इशू में आईपीओ है एफपीओ है? आईपीओ है। दिस आईपीओ प्लस ओएफएस बिकम्स क्या बोलो बेटा, टोटल। तो इस 3800 में बेटा किसने दिया होगा, नया सिक्योरिटी है या एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी है? एग्जिस्टिंग। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो बेटा, ऑफर फॉर सेल करने वाले अलग पांडे एंड प्रतीक बुक कॉल्ड प्रतीक महेश्वरी, इनका दूसरा सरनेम है बेटा। इन्होंने अपना प्रोमोटर सेलिंग शेयर होल्डर, इन्होंने अपना 1900 मिलियन का सिक्योरिटी दिया है। तो 19 कॉल्ड कितना बोलो बेटा, 3800 मिलियन। और यही 3800 मिलियन क्या है बोलो बेटा, ऑफर फॉर। और इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है टोटल ऑफर साइज या फिर पब्लिक। बोलो हाँ है ना? तो दिस एक्चुअली हैपेंस, क्या बोलो बेटा, दिस एक्चुअली। आर यू श्योर 100%? कोई और अगर आपके मन में सवाल हो बेटा, मोस्ट वेलकम, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं। एनीथिंग, कुछ भी सवाल अगर आपके मन में, पक्का 100%? साइड करे बेटा इसको। अब मैं आपको लेकर चलता हूं आगे डिटेल कॉन्सेप्ट के तरफ, और वो डिटेल कॉन्सेप्ट हमारा होगा ओवरसीज डायरेक्ट लिस्टिंग। क्या होगा बेटा बोलो? तो एक प्रॉपर सेपरेट हेडिंग डालो बेटा, ओवरसीज डायरेक्ट लिस्टिंग सेक्शन 23 सबसेक्शन 3। ओवरसीज डायरेक्ट लिस्टिंग सेक्शन नंबर बेटा 23। सेक्शन नंबर 23 सबसेक्शन 3, ओवरसीज डायरेक्ट लिस्टिंग। डन एवरीवन? पक्का हो गया बेटा? आइए सुनिए मेरी बात ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। आपको बेटा सेक्शन 23 सबसेक्शन 3 समझ तब आएगा जब आप अर्लियर और नाउ के सिचुएशन को समझो। अर्लियर और नाउ बेटा, अर्लियर का मतलब होता है बिफोर 30 अक्टूबर 2023, और नाउ का मतलब होता है 30 अक्टूबर 2023 एंड ऑनवर्ड्स, उसके बाद। सर आप किस चीज के बारे में बात करते हो या कर रहे हो? मैं बात कर रहा हूं बेटा ओवरसीज डायरेक्ट लिस्टिंग। किसके बारे में बात कर रहा हूं बेटा बोलो? यस, ओवरसीज डायरेक्ट लिस्टिंग। ओवरसीज वर्ड बोला जाता है विदेश को, डायरेक्ट लिस्टिंग का मतलब होता है बिना किसी को इन्वॉल्व किए। तो सबसे पहले समझो बेटा पहले क्या हुआ करता था, जानते हो बालक? बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहले अगर मान लो एक कंपनी है बेटा एक्स लिमिटेड, और ये एक्स लिमिटेड वांट्स टू इशू, ये एक्स लिमिटेड बेटा वांट्स टू इशू सिक्योरिटी इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मान के चलो एक कंपनी है बेटा जिसका नाम है एक्स लिमिटेड, और ये कंपनी इशू करना चाहती है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कोई सिक्योरिटी। तो इस कंपनी को कहा जाता था कि तू डायरेक्ट अमेरिका नहीं जा सकता। तो सवाल है कि सर डायरेक्ट नहीं जा सकता तो कैसे जाएंगे? सुनो बेटा, कहा जाता था यूएसए इस एक्स लिमिटेड को कि तुझे जाना है सबसे पहले डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक के पास। कम ऑन एवरीवन, किसके पास जाना है? हमारे देश में कस्टोडियन बैंक है, उसके पास जाना है। और उसके पास मान लो कि तुम यूएसए में इशू करना चाहते हो 1000 सिक्योरिटी। कितना बोलो बेटा? तो तुम डोमेस्टिक कस्टोडियन के पास जाके अपने 1000 सिक्योरिटी को सेफ कीपिंग के लिए रख दो। किसके लिए रखो बेटा? मतलब वहीं पे जाके रख दो। इनका काम होता है सिक्योरिटी को रखना, दैट्स व्हाई कॉल्ड कस्टोडियन बैंक। कस्टडी में दे दो इनके। डन करे क्या बेटा? ये कस्टोडियन बैंक इंटीमेट कर देता था। इंटीमेशन किसको बोलो बेटा? यूएसए ओवरसीज बैंक को। अमेरिका में एक बैंक हुआ करता था जिसका नाम क्या है बोलो बेटा? यूएसए ओवरसीज बैंक। इसको इंटीमेट कर देता था, और इस इंटीमेशन के बाद ये यूएसए ओवरसीज बैंक बेटा याद रखिएगा फर्दर इशू सिक्योरिटी। क्या बोलो बेटा? फर्दर इशू किसको? जनरल पब्लिक को। किसको बोलो बेटा? जनरल पब्लिक। मेरे बालक याद रखिएगा, ये जनरल पब्लिक को फर्दर सिक्योरिटी जो इशू होता था वो 1000 सिक्योरिटी होता था। क्या बोलो बेटा? इस 1000 सिक्योरिटी का बेस सिक्योरिटी कौन सा था बेटा? दिस वन। नहीं समझे क्या? ये यूएसए में जो 1000 सिक्योरिटी इशू किया जा रहा है,
इस सिक्योरिटी का बेस्ट सिक्योरिटी, इस सिक्योरिटी का बेटा, ये सिक्योरिटी का बेस्ट सिक्योरिटी कौन सा था? जो 1000 सिक्योरिटी रखा गया है किसके पास? कस्टोडियन। बेटा इसीलिए इस सिक्योरिटी को हम लोग कहते थे अंडरलाइन सिक्योरिटी। क्या कहते थे बोलो बेटा? क्योंकि इसी सिक्योरिटी के बेस पर और यूएसए में बेटा ये 1000 सिक्योरिटी इशू हो रहा था। डन करे ना बेटा? दिस वाज द अर्लियर प्रोसेस। हमारे देश में आउटसाइड इंडिया सिक्योरिटी इशू करने का बेटा ये प्रोसेस होता था। अगर एक्स लिमिटेड चाहती थी कि मैं डायरेक्ट चला जाऊं यूएसए में, मना था, नहीं जा सकते। आपको पहले कस्टोडियन के पास जाना होगा, उसके बाद ओवरसीज बैंक के पास जाना होगा, और इन लोगों के हेल्प के थ्रू तुम यूएसए इन्वेस्टर को सिक्योरिटी दे सकते थे। अब आप बोलोगे कि सर इसमें कमी क्या है बेटा कमी बहुत सारी कमी है इसमें। सबसे पहला कमी टाइम कंजम्पशन। आप फालतू में 2 स्टॉक मार्केट प्लेयर को ऐड कर रहे हो, टाइम कंज्यूम होगा। दूसरा बेटा कॉस्ट, ये लोग कमीशन भी तो खाएंगे। तीसरा कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में डायरेक्ट इंटरेक्शन तो है ही नहीं, क्योंकि बेटा इन्वेस्टर किसको जानता है? ओवरसीज बैंक को, और कंपनी ने तो इन्वेस्टर को कभी देखा नहीं। चौथा, इससे ट्रांसपेरेंसी कम होती है। क्या होती है बोलो बेटा? इन सारी कमी को दूर करने के लिए नाउ क्या किया गया कि एक्स लिमिटेड को बोला गया कि अगर तुम्हें सिक्योरिटी इशू करना है कहां पर बोलो बेटा? इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो सुनो एक्स लिमिटेड, तुम अपना सिक्योरिटी डायरेक्ट, कम ऑन एवरीवन, तुम अपना सिक्योरिटी डायरेक्ट इशू कर दो। कम ऑन एवरीवन, क्या कर दो बेटा? डायरेक्ट इशू कर दो यूएसए स्टॉक एक्सचेंज को। किसको बोलो बेटा? यूएसए स्टॉक एक्सचेंज को। याद रखिएगा, विदाउट इन्वॉल्व, विदाउट क्या बोलो बेटा? इन्वॉल्व किसको? इंटरमीडियरी। किसको बेटा बोलो? और इंटरमीडियरी किसे कहते हैं? स्टॉक मार्केट प्लेयर को कहते हैं। आप बोलोगे कि सर इसका फायदा क्या है? बेटा बहुत फायदे हैं, इसके बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे कॉस्ट कट होगा, हाँ है ना बेटा? इससे टाइम कट होगा। उसके बाद इससे बेटा ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होगी। क्या मेंटेन होगी बेटा? ट्रांसपेरेंसी। बेटा ये सी है और ये वाई है, लिख लोगे ना? ट्रांसपेरेंसी एक्सेट्रा बेटा, ये फायदा होता है। क्योंकि बेटा यहां पर कंपनी को डायरेक्टली बोल दिया गया कि आप यूएसए स्टॉक एक्सचेंज पे चले जाइए, इसीलिए इसका नाम डाला गया ओवरसीज डायरेक्ट लिस्टिंग। क्या नाम डाला गया? लेकिन बस एक बात याद रखना, सारी कंपनी को अलाउड नहीं है ओवरसीज डायरेक्ट लिस्टिंग। क्या आपको नहीं लगता बेटा ओवरसीज डायरेक्ट लिस्टिंग थोड़ा सा रिस्की है? क्योंकि देखो जब स्टॉक मार्केट प्लेयर होते हैं तो वो लोग कंपनी को कंट्रोल करके रखते हैं, क्योंकि वो लोग सरकार के पास अप्रूव्ड होते हैं, हाँ है ना? लेकिन जब तुम खुद जाओगे विदेश में तो इस सिचुएशन में थोड़ा सा रिस्की है। हो सकता है तुम विदेश में जाके फ्रॉड करो, और अगर फ्रॉड करोगे तो नाम किसका खराब होगा? इंडिया का। तो बेटा सारी कंपनी को अलाउ की जानी चाहिए, या रेप्यूटेड कंपनी को? रेप्यूटेड कंपनी। तो कहा गया है कि बेटा ये कंपनी सर्टेन कंपनी होगी। क्या बोलो बेटा? सर्टेन कंपनी, और उसका सर्टेन सिक्योरिटी होगा। आवाज दो बेटा, सर्टेन कंपनी और उसका केवल इन्हीं को अलाउड है, सबको अलाउड नहीं। और ये कौन सर्टेन है, ये कौन हमें बताएगा बेटा? बोलो सेफ। लॉक करें क्या? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बेटा ओवरसीज डायरेक्ट लिस्टिंग। अब ये बात को बस मुझे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखवा दे। क्या तुम इसको नोट करना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? कर लो बेटा। एंड अगेन आई एम सेइंग कि बेटा जब तक आपका डेमो चल रहा है प्लीज आप थोड़ा टाइम पर आए, अभी भी आप लेट आ रहे हैं। याद रखिएगा बेटा, अनफॉर्चुनेट डेमो की टाइमिंग ना कम कम देर की रखी जाती है। डेमो की टाइमिंग रखी जाती है 1 घंटे। तो और मेरे साथ बेटा 1 घंटे में कुछ हो ही नहीं पाएगा। लॉ की क्लास कम से कम शुड बी फॉर 2 आवर्स। तो बेटा आपकी लॉ की क्लास चलती है यहाँ पे, वो चलती है आपका 2 बजे से लेकर 4 बजे तक। लेकिन अब वो सेम टाइमिंग जो हमारा नया एग्जिस्टिंग बैच है वो भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, और आपका भी। अब उन बेचारों के साथ टाइमिंग है 2:30 का, 2:30 बजे का, 2:40 अभी हो गए। इसके बाद भी आपकी कोई क्लास रखी गई है क्या? कॉर्पोरेट अकाउंट्स
डन बेटा एवरीवन, आ जाइए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद दिस वन इज फॉर्मेलिटी, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं, फोटो ले लो बेटा, घर पे लिख लेना। ओवरसीज डायरेक्ट लिस्टिंग से अभी तक आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया है बेटा, क्योंकि इसकी अमेंडमेंट ही 2023 में हुई थी बेटा। पहले हाईलाइट करूंगा फिर लिखना। देखो बेटा क्या बोला गया, डायरेक्ट लिस्टिंग ऑफ नोटिफाइड सिक्योरिटी बाय नोटिफाइड क्लास ऑफ डोमेस्टिक पब्लिक कंपनी इन फॉरेन जुरिडिक्शन विद स्टॉक एक्सचेंज ऑफ, क्या बोलो बेटा, अदर कंट्री, वो भी क्या बोलो, विदाउट इंटरमीडिएट। अर्लियर, अभी इंडियन कंपनी एक्सेस कर सकती थी ओवरसीज इक्विटी मार्केट ओनली थ्रू, क्या बोलो बेटा, डिपॉजिटरी रिसिप्ट और बाय लिस्टिंग देयर डेट सिक्योरिटी ऑन, क्या बोलो बेटा, फॉरेन मार्केट्स विद इंटरमीडिएरी, क्या बोलो बेटा, या विद हेल्प ऑफ, क्या बोलो बेटा, इंटरमीडिएरी। डन करे क्या? और वो इंटरमीडिएरी आपको पता ही है कौन कौन से लोग हैं आगे, लेकिन अर्लियर सिचुएशन है बेटा, अब ऐसा नहीं। सर इसका बेनिफिट क्या है? तो इसका बेनिफिट है बेटा, पहली बार डोमेस्टिक कंपनी लिस्ट कर सकती है, मतलब अपने आप को लिस्ट करवा सकती है विद स्टॉक एक्सचेंज ऑफ अदर कंट्री विदाउट इंटरमीडिएरी। मतलब पहला फायदा तो ये है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरा फायदा क्या है बेटा, कि हम डायरेक्टली ऑफर कर सकते हैं शेयर्स इन, क्या बोलो बेटा, फॉरेन मार्केट। और याद रखना, डायरेक्ट लिस्टिंग एक्सक्लूड करता है इंटरमीडिएरी को, जिसके कारण डिक्रीज हो जाता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट और इंक्रीज हो जाती है। फोटो ले लो बेटा, घर पे आप इसे लिख के लेके आना। नेक्स्ट क्लास में सेक्शन नंबर 24 से बेटा हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे। डन दिस वन, ये लो बेटा। मिलते हैं अपन कब बोलो बेटा, नेक्स्ट क्लास में सेक्शन नंबर 24 एंड ऑनवर्ड्स हम शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।